अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कोहिनूर के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ, जिसके अंदर हम किसी ऐसी कानूनी शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसकी जो है वो तफसील में जाते हैं, जिससे जो हमारे यंग लॉयर्स हैं उनके लिए सीखने के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, और जो हमारे हम असर हैं और कंटेम्प्रेरी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सीखने का मार्जिन मौजूद होता है। ऐसी ही शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इसके अलावा बेशुमार जो है वो किताबें पढ़ चुके हैं, बेशुमार आर्टिकल लिख चुके हैं, और जजमेंट और कोर्ट्स के अंदर आर्गूमेंट देने का एक खासा तरीका रखते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि महारत रखते हैं। इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट्स भी उनको सुनने में दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। क्या वो नैक है, क्या वो तरीक़ाकार है जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक यंग लॉयर को अपनी आर्गूमेंट तैयार करने चाहिए। रिसर्च के ऊपर काफ़ी गबूर है, पढ़ाने में भी कुछ वक्त गुजरा है, उसके अलावा मुख्तलिफ न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल भी लिखते रहे हैं। ना सिर्फ ये बैरिस्टर भी हैं और LLM के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप, जिसे हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं, वो भी हासिल की है। वो किस तरह से की, यंग लॉयर उसके लिए कैसे तगदो कर सकता है। आज का पॉडकास्ट इस एंगल से बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि मैं भी शायद इससे काफ़ी चीज़ें सीखूंगा। वकास मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया बुलाने का। अच्छा, मैं जाऊंगा आपकी स्पेशलिटी की तरफ, और काफ़ी वर्सेटैलिटी है उसके अंदर, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप इब्तदाई तलीम आपने कहाँ से हासिल की और किस तरह से जो है वो आपका आगाज़ हुआ तालीम का। बहुत शुक्रिया मदू करने का। इब्तदाई तालीम, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो जहाँ ट्रांसफ़र होती थी बचपन में, फिर हम उसी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल में जाते थे। ओके। सो मैंने स्कूलिंग जो शुरू की थी, मैं क्वेटा में था, और उसके बाद JLM बहावलपुर, और फिर शेखुपुरा में हम थे, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लंबा अरसा गुजारा, क्लास 2 से लेके मैट्रिक तक। ओके। और फिर मेरी वालदा वो एजुकेशनिस्ट हैं, सो उन्होंने उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। सो क्लास 2 से लेके 10 तक मैं शेखुपुरा में था। FSC मैंने बैरिया कॉलेज इस्लामाबाद से की थी। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, जहाँ आप मेरे सीनियर थे। जी। और वहाँ पे BA ऑनर्स था, वो मैंने 3 साल का किया था। और उसके बाद फिर मुझे वकालत का शौक़ हुआ, वो मैंने LLB किया। उसके बाद लंदन जाके अगले साल बार किया। फिर मैंने 2 साल पाकिस्तान में काम किया, और फिर फुल ब्राइट पे मैं अमेरिका गया LLM करने। बिल्कुल ठीक है। अब वकास, हमने देखा कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा राग़िब थे डिबेट्स की तरफ। उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया आपकी वकालत के अंदर या ओवरऑल शख्सियत के अंदर? अगर इसमें मैं थोड़ा ऐड अप करूं, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे। आप ड्रामेटिक क्लब के अंदर भी हम आपको देखते थे, क्या उसने भी कोई कंट्रीब्यूट किया आपकी जो अपलिफ्ट है या ब्रिंगिंग है? जी, गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, जो मेरी शख्सियत जिस तरह बदली है पिछले 30-40 साल में। 2000 में मैं 2000 में मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज गया, तो मैं बहुत ही एक अंडर कॉन्फिडेंट किस्म का लड़का था, यानी मुझ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बहुत डाउट करता था कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ कि नहीं। और पहली दफ़ा फिर जब मैंने एक्टिंग की, वो हमारे 2 टीचर्स थे गवर्नमेंट कॉलेज में, अंजुम निसार साहब और बशीर साहब। उन्होंने यूसुफ बशीर साहब, उन्होंने जब मुझे कहा कि तुम ये रोल कर सकते हो, तो मैंने किया। तो वो परफॉर्मेंस, चूँकि आपने मेकअप किया होता है, आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो आप फिर भी यू कैन लूज़ योर सेल्फ इन दैट कि ये मैं नहीं कर रहा, ये किरदार कर रहा है। ठीक। सो उसमें आई डोंट नो उससे ऑडियंस को फेस करने का कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, लेकिन स्टेज फ्राइट थोड़ा मेरा ख़त्म हो गया। ठीक। उसके बाद फिर मासूमा फारूकी, जो हमारी कोच थी डिबेटिंग की, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पुश करना शुरू किया, दोस्तों ने, जिनमें आप भी शामिल हैं, कि डिबेट्स करनी चाहिए। सो आप सारों को देख के मैंने शुरू किया, तो उससे फ़र्क तो बहुत पड़ा। ख़ुद एतमादी आ जाती है आप में। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप सीखेंगे कि ऑडियंस को इन्फ्लुएंस किस तरह करना है आपने। कि अगर आप डिबेट कर रहे हैं और ऑडियंस आपसे डिसएग्री कर रही है एक चीज़ पे, तो आपने उनको अपनी तरफ माइल कैसे करना है। आपने एक टॉपिक के बारे में सोचना किस तरह है, जो मुखालिफ डिबेटर आपका बात कर रहा है, आपने उसमें क्या नुकात निकालने हैं कि ऑडियंस उनकी तरफ ना माइल हो और आपकी तरफ माइल हो जाए। सो वो चीज़ें मैंने सीखी थी, और ख़ुद एतमादी बहुत ज़्यादा आ गई थी।
और ये कोई, बहुत से लोगों ने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में भी कहा था कि ये कोई इनबॉर्न चीज़ होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है या अच्छी तकरीर करना होता है, उससे मैं बिल्कुल अब इत्तफाक नहीं करता। बिकॉज़ मैं 7 साल का था जब मैं छोटा था और मेरी वालदा ने मुझे एक तकरीर दी थी, कोई बच्चों का तकरीरी मुकाबला था इधर चिल्ड्रंस लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में लाहौर में, चाइना चौक के पास। तो वो मैं कोई 1 मिनट बाद भूल गया। तो अब वो सामने कोई 300 बच्चे बैठे थे जो हंसने लग गए और मेरी टांगें कांप रही थी। तो वो 7 साल से लेके तकरीबन 19 साल की उम्र तक मैंने खुद से अहद कर रखा था कि मैं कभी भी ये काम दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन जब गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कोई भी ये चीज़ सीख के पैदा नहीं होता। आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कई दफ़ा हारेंगे, आप गिरेंगे, कई दफ़ा होगा कि ऑडियंस आप पे हंसेगी, आपसे एग्री नहीं करेगी, जजेस आप पे तनकीद करेंगे जो डिबेट्स में जज कर रहे होते हैं। पर उसका तरीका ये है कि आप अपने सीनियर्स से पूछें और लोगों से बात करें। तकरीर हार जाएं तो उसके बारे में आपने किस तरह सोचना है, तकरीर जीत जाएं तो उसको किस तरह प्रोसेस करना है, एक लंबे कंपटीशन में किस तरह सोचना है कि 4 राउंड बोल के जीत गए हैं, अगले दिन सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, उसके बारे में ख़ुद को किस तरह रिलैक्स रखना है। सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेज से एक में सवाल, क्योंकि मैं भी आपकी कंपनी का शेयर हासिल करता था। हमारी कंपनी जो है वो बड़ी अच्छी होती थी, इन सेंस कि उसके अंदर शहाब कुतुब साहब, नासिर मुनीब कुरैशी साहब, फिर वलीद हमारे एक दोस्त थे वो, और इसके अलावा जैसे आपने मासूमा मैम का जिक्र किया, अवान साहब का भी इन्फ्लुएंस उसके अंदर होता था। तो आप समझते हैं कि एक इन्वायरमेंट भी आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है कि आप उस तरफ आएँ? जी बिल्कुल। आई मीन गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीज़ है जो डिबेटिंग और ड्रामेटिक्स है। ये नहीं होता कि आप गए हैं तो आप एक खाली सतर पे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक। आपसे पहले जितने लोगों ने वो काम किया है और जो आपके सीनियर्स हैं वो बहुत कीन होते हैं कि वो आपको सिखाएं, अपने तजर्बात आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं कि ये गलतियाँ जो लोग ये काम नया शुरू करते हैं वो आम तौर पे करते हैं, ये मुश्किलात आएंगी। लोगों ने मुझे ये भी बताया कि अच्छा कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे, अगर आपको शुरू में सक्सेस मिलेगा तो वो कहेंगे नहीं आप ये भी नहीं सही करते और फलां ढमकान। लेकिन बस जब आप, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ज़िंदगी में सिखाती है मेरा ख्याल है वो तजर्बा है। टैलेंट आपको बहुत आगे लेके नहीं जा सकता, और तजर्बे से सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात के कायल हों कि आपने बाकियों से सवाल पूछना है और आप उनसे सीखने के लिए एक खुला जहन रखते हो। अगर वो आप करते रहेंगे तो कोई भी चीज़ वो आप शुरू करें, कोई स्पोर्ट हो, डिबेट हो, ड्रामेटिक्स हो, वकालत हो, तो आप उसमें हर साल बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। LLB आपने किया और वो एक्सटर्नल गालबन प्रोग्राम किया, तो वाई यू डिडंट प्रेफर टू हैव द लोकल प्रोग्राम? उसके अंदर आप क्या कहेंगे यंग लॉयर को कि क्या उसके अंदर एक मार्जिन है जिसके अंदर आप ज़्यादा जो है वो हाई जा सकते हैं, या लोकल प्रोग्राम को इम्प्रूव किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मुझे फ्रैंकली इतना ज़्यादा पता ही नहीं था लोकल और एक्सटर्नल प्रोग्राम्स के बारे में फ़र्क क्या है। मैं जब वकील बना था तो मैंने कोई 3 मिनट में फ़ैसला किया था कि अच्छा ये काम कर लेना चाहिए। इससे पहले ये चीज़ भी आपको पता है क्योंकि आप मेरे उस वक्त भी दोस्त थे। जी जी। जब आप मेरे सीनियर थे कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। जी जी, हम काफ़ी डिस्कस भी करते थे इस बारे में। 19-20 साल की उम्र तक मुझे एक ही जुनून था, यानी वो कि मैंने एयरफोर्स में जाना है और फाइटर पायलट बनना है। और वो चीज़ जब नहीं हुई, वो जब टूटा, तो मुझे लगा था कि मैं भी काफ़ी तरह से टूट गया था, बिकॉज मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। और फिर मेरे वालिदैन ने कहा कि तुम CSS कर लो, बिकॉज मेरे वालिद ने सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया था। सो मैं BA का पहले 1-2 साल यही सोच रहा था कि अच्छा मैं सिविल सर्विस में चला जाऊंगा। ठीक। लेकिन जब मैंने डिबेट्स शुरू की तो आई थिंक एक साल के अंदर मेरी शख्सियत इतनी ज़्यादा बदल गई थी कि मेरे अपने वालिद साहब ने 4th ईयर का इम्तिहान दे के मैं उनके साथ एक दिन घर पे बैठा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि अब आगे क्या करना है। तो मैंने कहा कि मैं 1 साल और लगाऊंगा, ऑनर्स डिग्री है, सो मैं मास्टर्स वाली क्लासेस दूंगा इकोनॉमिक्स की, तो उसके बाद शायद CSS करूं। तो उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि जितना अब तुम सवाल वगैरह पूछते हो और जितने तुम्हारी सोच इंडिपेंडेंट होती जा रही है कि अथॉरिटी तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ठीक। सो तुम शायद कोई ऐसी चीज़ करना चाहो जो तुम खुद जिसमें अपना नाम कमा सको और जिसमें तुम इंडिपेंडेंट हो।
तो उसके बारे में फिर मैंने सोचा, और फिर मेरा इकोनॉमिक्स का इकोनोमेट्रिक्स क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बहुत बुरा हुआ था ऑनर्स ईयर में। सो मेरे दो दोस्त वलीद इकबाल मरहूम जिनका आपने जिक्र किया और उमर, वो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने LLB करना है तो हम फॉर्म लेने जा रहे हैं LLB के। तो मैंने कहा कि अच्छा यार मेरे लिए भी फॉर्म ले लेना। ओके। तो वो फॉर्म बस उन्होंने ले लिए और मैंने भर के दे दिए। और फिर मैंने उस रात, मुझे याद है, मैंने सोचा था कि अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उसमें 3 चीज़ें थीं। एक चीज़ ये थी कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें नए नए तजर्बात मेरे सामने आए, नए नए प्रॉब्लम्स आए। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं लोगों से मिलना चाहता था, फ़र्क किस्म के, जो कि मुझसे फ़र्क हों, जिनसे मैं सीख सकूं। और तीसरा ये कि आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स आई वुड बी इन अ पोजीशन कि मुझे ये लगे कि मैंने किसी की मदद की है। ओके। कि somebody could shake my hand and say that you helped me with this. And I thought कि मैं as an economist ये नहीं कर सकता, because I couldn't imagine myself as an economist. As a civil servant भी मुझे कोई ख़ास excitement नहीं हो रही थी। So I thought law में शायद मैं ये चीज़ कर सकूं, because argumentation है, पढ़ाई है, किताबों पढ़ने का मुझे शौक़ था। So I thought ये मैं कर लेता हूँ। ठीक। So अच्छा, डिबेट्स जब आपने स्टार्ट की तो हमने देखा कि आप उसके उफ तक गए हैं, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा कंपटीशन और एक्सट्रोम्पोर आपने ज़्यादा प्रेफर किया, जिसे पार्लियामेंटेरियन स्टाइल भी कहा जाता है, और एज़ कम्पेयर टू डेक्लेमेशन। तो उसके अंदर आपने कौन कौन से जो है वो कंपटीशन, हमने देखा कि आप मुल्क से बाहर भी थे और काफ़ी ज़्यादा आपने इसको जो है वो डेप्थ में जाके, तो क्या उसके अंदर इंस्पिरेशंस थी, क्या आपके गोल्स थे, या वक्त के साथ साथ चलते गए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। और इसके बाद मैंने डिबेट्स छोड़ने के बाद इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया कि मेरे गोल्स क्या थे। बिकॉज़ उस वक्त तो आप इतनी तेज़ी से ये सब कुछ हो रहा होता है, बिकॉज़ पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव डिबेटिंग एक सर्किट है जो कि सितंबर से लेके मार्च तक काफ़ी एक्टिव होता है। आप पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस में जाके, और ये पार्लियामेंट्री डिबेटिंग जो है ये बहुत कम्पिटिटिव है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ हर सतह पे पाकिस्तान में, अंग्रेज़ी, उर्दू, दोनों ज़बानों में। सो बस एम क्या होना चाहिए, ये मैं सीनियर्स से पूछता था गवर्नमेंट कॉलेज में कि अच्छा ये टूर्नामेंट, इसकी क्या ख़ास बात है। हर टूर्नामेंट की एक हिस्ट्री होती है। फिर मैं बहुत कम्पिटिटिव इंसान हूँ, सो मुझे ये हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेज ने कौन कौन से टूर्नामेंट्स नहीं जीते काफ़ी साल से। सो वो अगर हमारी कोच कहती थी कि ये टूर्नामेंट हम इतने सालों से नहीं जीते, सो फिर मुझे होता था कि अच्छा अब मैं टीम पे हूँ तो ये हमने जीतना चाहिए। और वो अल्लाह का शुक्र है, जितने भी मैंने आइडेंटिफाई किए थे वो हम जीत गए कि ये मैंने जीतना है। फिर मुझे था कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाके बोलना है। सो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था, वहाँ मैं गया था। वहाँ अल्लाह का शुक्र है, आई वाज रैंक द नंबर 1 स्पीकर। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से या ये मैं UCL की तरफ से जी। सो LLB के दौरान। और फिर पहले साल मैं बेस्ट स्पीकर था, अगले साल फिर पाकिस्तान की जो टीम थी जिस पे मैं था उसमें हम ट्रॉफ़ी भी जीते थे। उमर मेरे साथ था, उमर महमूद। सो और फिर हम एशियंस पे भी गए और वर्ल्ड्स पे भी गए। सो एम्स आपके चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे आप उस पर बेहतर होते जाते हैं, कंपटीशन ज़्यादा सख्त होता जाता है, आप अपने बारे में और चीज़ें सीखते हैं। जीतना मैं हमेशा चाहता था डिबेट्स, ये इतनी मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था कि इससे कि अगर मैं हार जाऊं तो मैं रुक जाऊं, या ख़ुद को बहुत ज़्यादा कोसने लग जाऊं कि अब हम हार गए हैं। बिकॉज़ जो सबसे अच्छी चीज़ थी डिबेटिंग के बारे में वो यही थी कि जो आपकी दोस्तियां होती हैं लोगों से, आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से मिलते हैं पाकिस्तान में पूरे में उस दौरान, और आपकी बहुत ज़्यादा दोस्तें और दोस्तियां बनती हैं, और आपकी रफ़ाकत बढ़ती है लोगों से। ठीक। सो ये इंस्पिरेशन जी। मैं अब आना चाहूँगा वकास आपके अगले दौर की तरफ, जब आपने डिसाइड किया कि आपको LLB जो है उसके बाद भी कुछ करना चाहिए। ये यंग लॉयर को आपको बताइएगा कि क्या ये मैंडेटरी है या ये इंडिस्पेंसिबल है कि आप इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आपने LLB के बाद कुछ ना कुछ या बैरिस्ट्री या LLM की तरफ ज़रूर जाना है, या हकीकत कुछ और है, या किस तरह से देखते हैं इसको?
देखिए, इसका जवाब अगर आप मुझसे तब पूछते जब मैं LLB के 3rd ईयर में था तो शायद यही होता कि ये बहुत ज़रूरी है और अगर आप नहीं करेंगे तो आप सफ़र करेंगे। Okay. बिकॉज उस वक्त अगेन आपका तजर्बा नहीं होता और आपने इर्द गिर्द से जो बातें सुनी होती हैं आप उसी को पूरा सच मान लेते हैं। उसमें कुछ सच्चाई होती है लेकिन पूरा सच तो नहीं है ये। तो उस वक्त ये था कि UCL में ये बहुत ट्रेंड था कि आप LLB ख़त्म करते ही ये जो एक्सटर्नल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो या बार के लिए अप्लाई करते थे या LLM के लिए। सो जिस माहौल में आप होते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बतौर स्टूडेंट, यू नो। सो अगर ये ट्रेंड है एक जगह पे कि आपने फाइनल ईयर में अप्लाई करना शुरू कर देना है और आपके इर्द गिर्द हर कोई अप्लाई कर रहा है तो आप भी अप्लाई ज़रूर करेंगे। सो इससे जो चीज़ हमें सीखने वाली है वो ये नहीं है कि अप्लाई नहीं करना चाहिए, बट ये कि जिन स्कूलों कॉलेजेस में ये माहौल नहीं है कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस मिले कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका दाखिला हो जाएगा, तो वो हमें और क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि आपके सीनियर्स जो कॉलेज में होते हैं वो आपको बताते हैं कि यार मैं गया था पिछले साल, मैं ये करके आया हूँ, और वो बिल्कुल आप जैसे लगते हैं, दिखते हैं, यू नो, उनकी इंटेलिजेंस भी आप जैसी होती है। तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा वकास, एक एम्बिग्विटी यंग लॉयर्स को हमेशा रहती है और इवन जो हमारे प्रैक्टिस में भी है कि वो ये है कि वो हर चीज़ को इसी तराजू में देखते हैं, क्योंकि जाहिर है जब हम यहाँ पे लोकल एजुकेशन हासिल करते हैं उसमें आप एक फ़ी अदा करते हैं, तो व्हेन यू इमेजिन और यू थिंक कि जी आप बाहर जाके पढ़ेंगी तो आपको एक कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि आपके ज़हन में डॉलर कितने का है, आपको कितने पैसे चाहिए, कितनी देर आप वहाँ पे रहेंगे। वालदैन क्योंकि आगे ही LLB अब तो 5 साल का हो गया, तो 17 साल बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो एक बर्डन उसको कहीं ना कहीं फील हो रहा होता है कि जी बाकी लोग, कोई बैंक में चला गया है, कोई CSS कर गया है, तो दे आर गोइंग टू सेटल्ड और दे हैव सेटल्ड। अब हम जो है वो अभी तक इस तगोदो में है कि जी हम बाहर पढ़ने जाएंगे और मज़ीद पैसे दरकार है। तो क्या इसके आपके ज़हन में, क्योंकि आपने फुल ब्राइट भी लिया, मैं चाहूँगा उसको भी आप इसी में ले आएँ, तो क्या जो एक जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं या जो हमारे कुलीग हैं या हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्कॉलरशिप की तरफ जा सकें, उधर से अपनी चीज़ों को करें, क्योंकि हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा? ये बहुत अहम सवाल है। सो इसके एटलीस्ट 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि आपको इसके बारे में प्लान कैसा करना चाहिए, और दूसरा ये कि आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। सो पहली चीज़ तो ये है कि आप, अगर आजकल जो नौजवान लोग हैं जो पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, आई थिंक वो जो मेरी जनरेशन है उससे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मुझे बहुत देर से ये चीज़ें रियलाइज़ हुई थी और इतनी समझ भी नहीं थी कि अच्छा ये चीज़ें प्लान की जा सकती हैं। अब अगर मैं 10-20 साल पीछे देखता हूँ तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बाय एक्सीडेंट हो रही थी, बट अब अगर मैं किसी को एडवाइस करूँ तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ये आप प्लान इस तरह कर सकते हैं। ठीक। सो आई थिंक LLB जब आप कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आपने एक फ़ॉरेन डिग्री करनी है। अगर आपको शौक़ है या आपको लगता है कि मार्केट की डिमांड है, तो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं जिनकी वजह से आप बाहर पढ़ने जाने की ख्वाहिश रखते हैं, और उसमें कोई सही या गलत वजह नहीं है। ठीक। और अगर आप बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं तो LLB के दौरान फिर आपको सीनियर्स से, उसमें आपके कॉलेज के लोगों या वकला जो आपके शहर में ज़िले में हैं उनसे मिलना चाहिए, या अगर आप किसी छोटे ज़िले में हैं तो आप लिंक्डइन पे या ढूंढ के वकीलों को, अक्सर कई दफ़ा मुझे लोग छोटे शहरों से भी मैसेजेस करते हैं लिंक्डइन पे या ईमेल्स करते हैं कि किस तरह प्लान करें, तो आपको उनसे एक मुलाकात तय कर लेनी चाहिए और लोगों के तजर्बे से पूछें कि अच्छा LLM या मैं LLM करूँगा तो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, और अगर मैं बाहर करूँगा तो क्या चीज़ इन्वॉल्व है। स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मुतअद्दिद इदारे जो हैं वो फराहम करते हैं। ठीक। अभी खैर अगर आप थोड़ा सा बता जी, सो UK का शेवनिंग स्कॉलरशिप है, ऑस्ट्रेलिया का ऑसेड स्कॉलरशिप है, अमेरिका का फुल ब्राइट प्रोग्राम है जो कि अभी थोड़ा तातुल का शिकार है बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेडरल फंडिंग रोकी है, ऑल्दो आई थिंक उस पर एक स्टे ऑर्डर इशू हुआ है कि इसको मत रोकें, बट उसमें थोड़ा अभी शायद वो तातुल का शिकार हो। और इसके अलावा हर कॉलेज, लॉ स्कूल बल्कि अमेरिका में अपनी फाइनेंशियल एड स्कीम भी रखता है, और वो नीड ब्लाइंड एडमिशन्स होते हैं। उसका मतलब ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके माली हालात नहीं देखेंगे। अगर आपका दाखिला हो जाएगा तो वो आपके माली हालात को सामने रखते हुए आपको फाइनेंशियल एड ऑफ़र करेंगे, और वो काफ़ी मुनासिब किस्तों पे आपको कर्जा दे सकते हैं जो कि आप
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर वापस कर सकते हैं। ओके। सो आप अपने मुल्क में वापस आके काम करके भी वो कर्जा वापस कर सकते हैं, और उस मुल्क में काम करके भी, डिपेंडिंग ऑन वट एवर कंडीशन इज अटैच टू इट। ठीक ठीक। सो जब मैं अमेरिका में था तो हार्वर्ड में भी जो मेरे साथ पाकिस्तान से दूसरी स्टूडेंट थी, उनको फाइनेंशियल एड मिली थी हार्वर्ड से, बहुत सिग्निफिकेंट, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक उसको पे ऑफ किया था। और भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिन्होंने हार्वर्ड से फाइनेंशियल एड या लोन लेके उसको रीपे किया है। और फाइनेंशियल एड तो ये है कि आपकी फ़ीस का वो हिस्सा माफ़ हो जाएगा और फिर आपको लोन भी मिल सकता है। सो ये चीज़ें आप तभी ज़्यादा डिटेल में आपको पता चलेंगी जब आप इन लॉ स्कूल्स की वेबसाइट्स पे जाएंगे और फिगर आउट करेंगे कि अच्छा LLM में जो लोग आते हैं उनकी औसत उम्र क्या है। अमेरिका में आम तौर पे LLM में वो लोग जाते हैं जिन्होंने LLB के बाद 2 या 3 साल काम किया होता है, बिकॉज अमेरिका में जो लॉ स्कूल में क्लास होती है उसकी औसत उम्र 24 से 26 साल के बीच में होती है। ठीक है। सो काफ़ी इमोशनली मैच्योर लोग होते हैं जो वहाँ पे लॉ स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो पहले कॉलेज में 4 साल करके LLB वहाँ पे करते हैं। ठीक। सो वहाँ पे 7 साल का प्रोसेस है। ऑलराइट। सो आपको LLM प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई करने चाहिए कि इन जगहों पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आप 4 या 5 स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 स्कूल्स आप टॉप 14 में से रख लें, 2 आप अगले 10-20 जो रैंक्ड स्कूल्स हैं उनमें से रख लें, और 1-2 आप ज़रा बॉटम रंग में से रख लें, और आप 5-6 जगह पे अप्लाई करें। जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस आए वहाँ पे आपका फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन भी होगा। सो ये तरीका है। और फिर आपने ये भी सोचना है कि पाकिस्तान से और किस किस प्रोफाइल के लोग अप्लाई कर रहे होंगे LLMs में। सो एक फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, एक वो लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम किया होगा, एक वो लोग होंगे कि जिन्होंने CSS किया होगा और वो LLB होगी उनके पास और वो पब्लिक सेक्टर में काम करते होंगे, पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, वो भी LLMs करने जाते हैं। सो आपने उनके मुकाबले में किस तरह यूनिक नज़र आना है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप LLB के दौरान और LLB के बाद अखबारों में लिखें, कोई पॉडकास्ट करें, कोई रिसर्च आर्टिकल्स छापें, कोई केसेस ऐसे का हिस्सा बने जिसमें आप पर्सनल स्टेटमेंट और अपने एकेडमिक एम्स अच्छी तरह एप्लीकेशन में एक्सप्लेन कर सकें। बिल्कुल ठीक। सो ये LLB के दौरान बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से बातचीत करके ये सोचें कि मैंने कहाँ अप्लाई करना है और किस तरह का मेरा प्रोफाइल आज से 2 साल बाद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हार्वर्ड में आपने पढ़ा, और ये एक जो है वो किसी भी पाकिस्तानी की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी जो लॉ से ताल्लुक़ रखता है उसकी एक ख्वाहिश होती है। उधर आपने टारगेट किया था या आपने लगा कि ये हो जाएगा तो ठीक है? हमने ये भी देखा कि आप कंपटीशन कमीशन में भी कुछ अर्से के लिए गए, और मेरा ख्याल है हार्वर्ड से पहले आप गए। जी, हार्वर्ड से पहले। जी। तो आप प्लान कर रहे थे कि मुझे यहाँ पे लैंड करना है, यहाँ पे जाना है, तो मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए, इस तरह से प्लान करना चाहिए। तो वो क्या था, उसकी कोई कहानी बताएं जो यंग लॉयर्स को थोड़ा सा गाइड करें। जी। सो हार्वर्ड का मुझे बहुत शौक था, बिकॉज मैं स्कूल में काफ़ी लाइक आई सेड अंडर कॉन्फिडेंट था, बट मैंने जो किताबें कॉलेज में पढ़ी थी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फिर BA में, उनमें से जिन किताबों ने मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था वो हार्वर्ड प्रोफेसर्स ने लिखी हुई थी। सो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं हार्वर्ड जाऊँ, और मैं जिन लोगों को जानता था उन सारों को पता था कि ये हार्वर्ड जाना चाहता है। और फिर मैंने LLB के दौरान सोचना शुरू किया कि अच्छा अगर मैंने जाना है तो मेरा प्रोफाइल किस किस्म का होना चाहिए। और वो मैंने इसी तरह सीखा कि जो लोग हार्वर्ड गए थे मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया। उसमें आप उसामा सिद्दीक हैं और 2-3 सीनियर्स हैं, बाबर सत्तार साहब थे जो अब जस्टिस बाबर सत्तार हैं। सो इन लोगों से मैंने बहुत इनको तंग कर के सवाल पूछे थे, और इन लोगों ने बहुत जेनरसली वक्त दिया था और मुझे बताया था कि अच्छा ये चीज़ें आपके जहन में रखनी चाहिए। सो जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने वही जो मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, सो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस में मैंने सोचा कि अच्छा अगर 2 साल बाद हार्वर्ड जाना है तो इतने पैसे तो नहीं है कि मेरे वालिदैन दे सकें। सो स्कॉलरशिप ज़रूरी है। स्कॉलरशिप में अच्छा फुल ब्राइट आइडेंटिफाई किया, और मैंने सोचा कि अच्छा अगर वो ना हुआ तो फाइनेंशियल एड अप्लाई कर दूंगा। बट फुल ब्राइट पे हम जो लोग अप्लाई करेंगे उनका प्रोफाइल किस किस्म का होगा, ये मुझे आइडिया था कि
PCL के, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ के, कायद आज़म के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, बाकी इदारों के और लम्स के फ्रेश ग्रेड्स भी अप्लाई कर रहे होंगे, यू नो, और जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, और मैं हूँगा जिसका रीजनेबली डिसेंट LLB ग्रेड्स थे, लेकिन मैं किसी तरह स्टैंड आउट नहीं कर रहा था। सो मैंने सोचा कि अच्छा वो लोग होंगे और वो लोग होंगे जिन्होंने प्राइवेट लॉ फर्म्स में 1 साल 2 साल 3 साल काम किया होगा। सो आई थॉट कि अच्छा मैं 1.5 साल प्राइवेट लॉ फर्म में लगाऊंगा और 1 साल किसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में लगाऊंगा, और मैं कोई ऐसा एरिया ऑफ लॉ में उन 2-2.5 सालों में स्पेशलाइज करने की कोशिश करूंगा जिसमें जब मैं हार्वर्ड अप्लाई करूं तो मैं उसके बारे में ऐसे बात कर सकूं जो शख्स मेरी एप्लीकेशन पढ़ रहा है उसको समझ आए कि अच्छा इस चीज़ का अमेरिका में भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, और अगर हम उसको ये चीज़ यहाँ पढ़ाएं तो ये इसको जाके बाद में पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकता है, कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। ठीक। सो वो कॉन्स्टिट्यूशन था और कंपटीशन कमीशन / एंटी ट्रस्ट लॉ जो मैंने आइडेंटिफाई किया, बिकॉज 2007 में नया कंपटीशन लॉ आया था, ऑर्डिनेंस आया था, उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया था। सो 1.5 साल मैंने सलमान राजा साहब के पास काम किया और फिर मैंने उनको कह के कि मैंने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करना है और मैंने हार्वर्ड जाना है, तो मैं कंपटीशन कमीशन जा रहा हूँ, और 1 साल के लिए फिर मैं वहाँ गया। और फिर जब मैं कमीशन में था तो वहाँ मैंने काफ़ी मेहनत की कि इस लॉ में क्या क्या डिफरेंट एरियाज़ हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, पाकिस्तान और अमेरिका में क्या क्या पैरेलल्स ड्रॉ हो सकते हैं, उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया। ठीक। सो फिर मैंने काफ़ी सोच समझ के अपनी एप्लीकेशन बनाई थी। बिल्कुल। सो जी इसी तरह था कि अब थोड़ी प्लानिंग करके, सो अब मेरे पास जो लोग आते हैं उनसे मैं यही पूछता हूँ कि आप कब LLM करना चाहते हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। अगर फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे जाना है तो नंबर अच्छे होने चाहिए। अगर 2 साल रुक जाएंगे तो आपका तजर्बा आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, बिकॉज आपकी पूरी एप्लीकेशन में नज़र आएगा कागज़ पे कि इस शख्स ने, लड़के या लड़की ने काम किया हुआ है और इसने इन इशूज़ के बारे में कोई सोच विचार की हुई है कि पाकिस्तान में ये कानून ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, मैंने पढ़ा है, दोनों में सिमिलैरिटी है या तजाद है, और उसके बारे में मैं और पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। सो ये चीज़ें आपने, अच्छा मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा और मुझे ये अब जानना है कि लोग जब पढ़ लेते हैं और स्पेशली हार्वर्ड से जब पढ़ लेते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान उनकी मंडी नहीं है, दिस इज नॉट द मार्केट फॉर देम। नॉर्मली गल्फ के अंदर चले जाते हैं, UAE के अंदर, फिर या अमेरिका के अंदर सेटल हो जाते हैं। इधर वो कहते हैं कि यार इतना पढ़ के शायद हम मिसफिट हो जाएं। तो आप इस नोशन से एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि इसके अंदर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, और जैसे माशाल्लाह आपने नाम बनाया इस तरह से आप नाम बना सकते हैं और अपना ब्रेड एंड बटर भी जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, इससे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि आप मिसफिट हो जाते हैं, बिकॉज अच्छी तालीम आप हार्वर्ड से लें या येल से लें या कहीं से भी लें तो उसका मकसद यही होता है कि वो इर्द गिर्द की जो आपको दुनिया है उसको समझने में आपकी सोच में बेहतरी आती है। यू बिकम मोर कंपैशनेट, यू बिकम मोर इंटेलिजेंट, यू बिकम मोर थाटफुल, यू लर्न हाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स। आपको ज़्यादा बेहतर सवाल पूछने की आदत पड़नी चाहिए अच्छी तालीम से, ना ये सोचने की कि आप एक ऐसा शख्स बन जाएं जो हर वक्त विक्टिम बना रहता है कि मेरे तो हालात नहीं ठीक या मैं कहाँ आ गया हूँ। सो पहली बात तो ये कि फुल ब्राइट का कंडीशन भी होता है कि आपने कम से कम वापस आके 2 साल अपने मुल्क में काम करना है। सो एक तो वो कंडीशन है, बट उसके बावजूद भी आप सही कह रहे हैं, बहुत से लोग वो 2 साल लगाते हैं, या वो एक और चीज़ OTP करके अमेरिका में 1 साल काम करके 2 साल पाकिस्तान में करके फिर कहीं निकल जाते हैं। मैंने यही सोचा हुआ था कि मैंने लिटिगेटर बनना है और मैंने पाकिस्तान में लिटिगेशन करनी है। ठीक। और मैंने अदालत में बहस करके अपना करियर बनाना है। बिल्कुल ठीक। और मुझे ये भी था कि मैं चाहे जितना भी पैशनेट हो जाऊँ किसी भी कानून के बारे में या एरिया के बारे में, अगर मैं अमेरिका में काम करूँगा तो शायद मुझ में वो पैशन ना हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो पाकिस्तान में मुझ में रहेगा, बिकॉज ये मेरा अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, अपना आइन है, अपने मसले हैं जिनको हम रोज़ जीते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं कि इन मसलों से गुज़र रहे हैं, हम खुद इन मसाइल से गुज़रते हैं। सो सबसे बड़ी वजह यही थी कि अपना मुल्क है एंड इट विल बी अ मोर इमोशनली फेल्ट एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से वकास मीर ने अपने करियर को एज ए पैशन चुना और कैसे कैसे स्टेज से गुजर कर आज एक जो है वो वन ऑफ दी बेस्ट लिटिगेटर के तौर पर जाने जाते हैं। अब हम
उनसे जानेंगे कि कानून के अंदर एक केस को तैयार करने के लिए क्या क्या बेसिक जो है वो लवाजमात या जैसे इंग्रेडिएंट कहते हैं वो होने चाहिए। उसके अंदर ड्राफ्टिंग, उसके अंदर जो है वो रिसर्च और देन आर्गुमेंटेटिव स्किल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन वो जानती है। बस ड्राफ्टिंग से मैं शुरू होऊंगा। कितना ज़रूरी है कि आप जो है वो केस को अच्छा ड्राफ्ट करें। लोगों का शिकवा पड़ेगा कौन, इवन इन हाई कोर्ट। और ये बात भी टू सर्टन एक्सटेंट ठीक है कि सारी आपकी ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ी जाती। ऑनरेबल कोर्ट भी बिजी होती है, एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा है। एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आप देखते हैं कि केसेस इतने ज़्यादा हैं, पहले अर्जेंट है, फिर रेड लिस्ट है, फिर सप्लीमेंट्री है, फिर रेगुलर है, और फिर ये कहा जाता है कि जी सारे आर्गूमेंट सुने जाएं। खैर वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक ट्रेंड था वो भी दम तोड़ता दिखाई देता है कि इतनी मेहनत क्यों करें कि अगर पढ़ी नहीं जानी आपकी प्लीडिंग। क्या आप समझते हैं कि इसके बावजूद आपको लॉयर को अपना हथियार पूरा इस्तेमाल करना चाहिए? असद, ये चीज़ मैंने आपसे भी सीखी थी और बाकी भी जो प्रोफेशन में सीनियर्स हैं, बिकॉज मैंने जब वकालत शुरू की थी तो आप ऑलरेडी इस शोबे में थे, और भी जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे मैं काफ़ी सवाल पूछता था। सो मुझे शुरू में यही सिखाया गया था कि आपने कोई भी चीज़ हो वो ड्राफ्ट ऐसे करनी है जैसे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी अपील में, ठीक है। यानी आप सिविल कोर्ट का दावा तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आप ड्राफ्ट में आपने यही सोचना है कि अच्छा ये चीज़ अगर मैं हार गया या ये इसमें कोई चीज़ मुझे अगर और रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, तो ये ट्रैवल करता करता ऊपर तक जाएगा, तो एक दिन ये सुप्रीम कोर्ट का जज ये फाइल खोलेगा। और अगर आप वो एक हाफ बेक्ड प्लीडिंग कर देंगे कि अच्छा यार ये इतना लिखना भी काफ़ी है, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप सफ़र करेंगे। ठीक। और अच्छा लिखना भी अगर आप अच्छे वकील हैं तो आप जब आप पढ़ते हैं तो अच्छा एक्सप्रेशन, इट्स एन आर्ट। सो अगर आप एक एम्बिशियस और कम्पिटिटिव वकील हैं तो आपकी लिखाई से भी वो नज़र आना चाहिए कि अच्छा मैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक सिंपल और ख़ूबसूरत तरीके से पेपर पे बयान कर सकता हूँ। अगेन ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप के अंदर इनबॉर्न होगी या शुरू से आपने सीखी होगी, इस पे वक्त लगता है। अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं ब्रायन गार्नर, जिन्होंने बहुत काम किया है लीगल ड्राफ्टिंग पे। उनका एक ऐसे है कि हर जो लॉयर होता है वो जब ड्राफ्ट करता है तो वो 4 स्टेजेस में से गुजरता है। पहली चीज़ ये है कि वो, और 4 स्टेजेस हैं, द मैडमैन, आर्किटेक्ट, कारपेंटर और जज। मैडमैन ये होता है कि आपके पास एक केस आया है, अब आपने उसको ड्राफ्ट करना है। तो अब आपने जब कागजात पढ़ लिए तो आपके जहन में जो चीज़ आ रही है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो सकता है, ये डैमेजेस भी हो सकते हैं, ये इंजंक्शन भी मांगनी पड़ेगी, जो भी चीज़ जहन में आ रही है वो आप एक पेपर पे लिखते जाएं, चाहे वो 10 हो 20 हो। उसके बाद फिर आप दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और आप उसका कोई खाका बनाना शुरू करें कि अच्छा ये इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे मुझे जाना होगा, ये रिलीफ मैं मांगूंगा, इंटरिम रिलीफ मैं ये मांग सकता हूँ, साथ अगर मुझे कोई दरख्वास्त लगानी है डिस्कवरी की या इंटेरोगेटरी की तो वो ये होगी। जब वो खाका बन जाए तो फिर आप उसको ज़रा पॉलिश करते हैं एट द कारपेंटर स्टेज। और ये 3 स्टेजेस तक आपका ड्राफ्ट, आपको हर स्टेज पे ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। वो परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं होगा, आप थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उठ जाएंगे, वॉक करें 15-20 मिनट, वापस आएँ, रात को एक दफ़ा उसको पढ़ लें, सुबह उठ के दोबारा उसको देखें, और फिर फाइनली आप अपनी प्लीडिंग ऐसे लिखेंगे जैसे एक जज लिखता है कि ये पूरी दुनिया पढ़ेगी। जज के लिखे हुए में और बाकी लोगों के लिखे हुए में सिर्फ एक फ़र्क है। एक तो सबसे बड़ा 2 फ़र्क है। एक तो ये कि वो कानून होता है, यानी उसका असर होता है लोगों की ज़िंदगी में। दूसरी ये कि जज उस फैसले को करेक्ट नहीं कर सकता, वो बाद में अडेंडम्स नहीं इशू कर सकता कि ये चीज़ गलत हो गई थी, ये बात मैंने कहनी नहीं थी। सो आपको प्लीडिंग भी वैसे ही लिखनी चाहिए कि अब ये पूरी दुनिया पढ़ेगी और हर स्टेज पे पढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। सो ड्राफ्टिंग एक बेसिकली कहानी है उस कंपनी के या उस शख्स की ज़िंदगी के उस मसले की जो वो आपके पास लेके आया है। उसके बारे में जब तक आप सोचेंगे नहीं 3-4 दफ़ा तो वो आप खूबसूरती से और इफ़ेक्टिवली नहीं बयान कर सकेंगे, नहीं कर सकते। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर रिसर्च का कौन सा पॉइंट है? Should it be before the drafting of plaint or petition, whatever you are drafting, या उसके बाद
पहले आप फैक्ट्स लिखते हैं और उसके बाद फिर आप लॉ पढ़ते हैं, या लॉ को पहले पढ़ना है, ये रिसर्च का पॉइंट कौन सा है? और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि उसकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए। मैं हर बार आप पढ़ेंगे, जब आप को वारंटो की रिट पढ़ रहे हैं तो आपको हर बार जो है वो पूरी जजमेंटें पढ़नी पड़ेंगी, या आप समझते हैं कि इसके अंदर जो नहीं है वो पढ़नी चाहिए? किस तरह से देखते हैं इसको? जी, ये भी अहम सवाल है। सो अगेन ये एक प्रोसेस है जो कि आप इस पे बेहतर होते जाएंगे तजर्बे के साथ साथ। ठीक है। सो शुरू में तो जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको ड्राफ्टिंग करने से पहले ड्राफ्टिंग का कानून पढ़ना पड़ेगा ना, बिकॉज सीपीसी में ड्राफ्टिंग के बारे में क्या ऑर्डर्स हैं, रूल्स क्या कहते हैं, बाकी प्रोविजंस क्या कहती हैं, जो आप रिलीफ मांग रहे हैं उसके बारे में स्टैचूट क्या कहता है। सो वो तो जैसे जैसे आप साथ साथ ड्राफ्ट करे होंगे आपको वो स्टैचूट्स पढ़ने पड़ेंगे कि मेरे ड्राफ्ट के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। फ्रॉड अगर मैंने प्लीड करना है तो मुझे इस तरह से उसके लवाजमात लिखने पड़ेंगे। जैसे आप में ज़्यादा तजर्बा आता है, अब मैं ड्राफ्टिंग शायद पहले करता हूँ और ड्यूरिंग द ड्राफ्ट मैं रिसर्च क्वेश्चंस बनाता जाता हूँ ड्यूरिंग द फर्स्ट और द सेकंड ड्राफ्ट, कि ये चीज़ जो है मुझे ज़्यादा रिसर्च करनी है। अगर उस पर मैंने कानून जो है वो पढ़ा हुआ है तो मैं उसको डबल चेक करके वो ड्राफ्ट फाइनल कर दूंगा, और फिर मैं उस जो भी आर्ग्यूमेंट है जिसको निखारना है या संवारना है उसके ऊपर मैं जजमेंट्स पढ़ता रहूँगा या सोचता रहूँगा। लेकिन अगर वो नुक्ता ऐसा है जो कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें पहले आर्ग्यू नहीं हुआ या कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको ड्राफ्ट फाइनलाइज तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप रिसर्च के बाद तय ना कर लें कि मैंने इस तरह से इस आर्ग्यूमेंट को पुश करना है। बिल्कुल। अगर आपको उस एरिया का बेसिक लॉ पता है तो आप एक ड्राफ्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है या कोई ऐसा मामला है जिसमें यू आर नॉट श्योर कि ये आर्ग्यूमेंट अल्टीमेटली किस तरह डेवलप होगा, तो फिर अपने ड्राफ्ट को तब तक रोक लें। अब इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप जर्नल्स और जजमेंट्स कोशिश करें कि जितना रेगुलरली साथ साथ पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ें। और उसमें मैंने अगेन तजर्बे ने यही बात सिखाई है कि बाकी वकीलों से जिनको आप समझते हैं कि उनको ये काम आता है और अच्छा आता है और उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है इस काम में, उनको आप जब भी अदालत में मिलें तो उनसे पूछें कि अच्छा आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और जब आप अपने इनिशियल ईयर्स में इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो लोग हमेशा आपको ऐसी बातें, ऐसे फैसले, ऐसे तजर्बात बताते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर आप घर जाके उसके बारे में और पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। और रिसर्च बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चाहे वो ड्राफ्टिंग हो या रिसर्च हो, आपको शुरू में एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा और वो प्रोसेस हमेशा वही रहेगा। बिल्कुल। चाहे वो सिविल कोर्ट का केस हो, चाहे वो SCCP के सामने एक शो कॉज नोटिस हो, चाहे FPR हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की अपील हो या कोई बेल एप्लीकेशन हो, आपका प्रोसेस प्रिपरेशन का वही रहेगा। चाहे कि मैंने अगर ALD जजमेंट्स इस इशू पे पढ़नी है तो वो मैंने सारी पढ़नी है। बिल्कुल। जब मैं पहली को वारंटो की रिट आर्ग्यू करूँगा, अगर मैं रिस्पोंडेंट साइड से हूँ, मैं डिफेंड करूँगा, तो मैंने को वारंटो पे पिछले X नंबर ऑफ ईयर्स का पूरा केस लॉ पढ़ना है। ठीक है। बिल्कुल। और जो रीसेंट जजमेंट्स आप पढ़ेंगे जिसमें पुराने फैसले होंगे वो आपने ट्रेस करना है। हर नए एरिया ऑफ लॉ पे जब आपको कोई मुकदमा आए, मेरा ये मानना है कि आपको उस स्टैट्यूटरी प्रोविज़न का पूरा केस लॉ पढ़ना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वो सारी जजमेंट्स डिटेल में पढ़ें। हमेशा आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप जितनी रीसेंट जजमेंट्स पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा पिछले 5, 10, 15 साल की जजमेंट्स पढ़ के कि ये मेजर फैसले हमारी तारीख में इसमें रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़िर, आपने सुना है कि किस तरह से एक ड्राफ्ट को एक वकील कितनी मेहनत से तैयार करता है, और वकास मीर साहब जब ये बात कह रहे हैं तो उसके अंदर कुछ इजाफी मेहनत भी शामिल होती है। इसके अलावा उन्होंने रिसर्च का तरीका भी बताया। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो उनकी स्पेशलिटी है, जिसके बारे में वो जाने जाते हैं, उनके बोलने का अंदाज़, उनकी वोकेबलरी, उनका इम्प्रेशन और उनका जो आर्गूमेंटेटिव स्किल है, वो कोर्ट को किस तरह से मुतासिर करती है, किसी यंग लॉयर को, बल्कि हमें भी उससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मीर साहब, ये आपकी एक स्पेशल नैक है। आई स्टिल रिमेंबर यू वंस कोर्ट के जी, मैं कंपटीशन कमीशन के अंदर तुमने आपको देखा,
उसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर आपने कोई मंसूर अली शाह साहब के सामने एक केस आर्गू किया, तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने भी आपको बाहर निकल के गले लगाया, पूरी कोर्ट ने आपको पजीराई दी। यंग लॉयर जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना वो कह लें कि थोड़ा सा बेसब्रा हो जाता है। वो कहता है जी मैं बात कर रहा था, जज ने टोक दिया। क्या आप अब तो आपको जाहिर है ऑनरेबल कोर्ट भी, आप सीनियर भी हो गए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश होते हैं, पहले दिन तो ये मुश्किलात रही होंगी कि कोर्ट आपको टोक देती है, बात आपने कहनी है मुकम्मल नहीं हुई, तो आपने इन चीज़ों से कैसे आपने जो नबर्द आजमा हुए या फ़ाइट किया, या उसके अलावा आप जो यंग लॉयर हैं उनको क्या बताएंगे कि किस तरह से आपने जो है ना अपना स्टेमिना मेंटेन रखना है? क्योंकि हम एक केस जीतते हैं तो बाहर आते हैं दूसरा हार गए या पहला हार गए हैं, तो कोशिश ये होती है कि दूसरे के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना आए, तो वो थोड़ा बताएं किस तरह से। अच्छा, अब इसमें एटलीस्ट 2 या 3 सवाल हैं जो आपने सवाल पूछा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम चीज़ों का जवाब दूँ। जो अदालत में बहस करने का तरीका है, अगेन वो एक प्रोसेस है जो कि आपको पहले दिन जब आप अदालत जाएं तो आपको ख़ुद को यही कहना पड़ेगा कि ये एक हुनर है जिसमें मुझे वक्त लगेगा बेहतर होने में। ठीक, मैं गिरूंगा लेकिन मैं फिर उठूंगा, मैं सीखूंगा। कई दफ़ा लोगों को पसंद नहीं आएगा जो मैंने किया है या जो मेरा तरीका है, लेकिन मैं सीखता रहूँगा। और वो सीखते आप अपने सीनियर से बात करके हैं, अदालत में वक्त गुजारें ताकि आप सीनियर वकला को देखें कि वो किस तरह बहस करते हैं। आपको समझ आएगा कि जजेस किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं जब मुख्तलिफ वकला उनके सामने बहस करते हैं, कौन सा जज किस तरह रिस्पॉन्ड करता है जब उसके सामने बहस की इजाज़त की है। ये भी डिफरेंट होगा जी, ये भी मुख्तलिफ हो सकता है, यू नो। सो और चूँकि हम सारे इंसान हैं, सो हम हर एक की प्रेडिलेक्शंस होती हैं, यू नो, प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा माइल होते हैं। सो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये चीज़, ये अप्रोच इस बेंच के सामने बेहतर है। यानी शाहिद करीम साहब के सामने पेश हो रहे हैं तो एक डिफरेंट स्टाइल में होंगे, अनवार हुसैन साहब के सामने हो रहे हैं पिछले डिफरेंट होगा, या फैसल जमान साहब के सामने हो रहे हैं, या ऑनरेबल जो दूसरे जजेस हैं, तो उनका डिफरेंट आपको एक आउट ऑफ एक्सपीरियंस आप देखते हैं कि इनका सुनने का तरीका क्या जी। और आपको आई मीन ये तीनों, अब देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे जजेस हैं तीनों जिन्होंने आपके नाम भी सारे माशाल्लाह ठीक है, लेकिन मैंने मिसाल के तौर पे नहीं, तो मैं कह ये रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, लेकिन एटलीस्ट आपको, अगर आप गौर से सुनेंगे अदालत में, तो आपको ये आइडिया ज़रूर होगा कि अच्छा ये किन एंगल्स के बारे में इनके ज़्यादा सवाल होते हैं। ओके, कुछ जजेस होते हैं जो ज़्यादा ड्यू प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक, कि उनको प्रोसेस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कुछ होगा जो आपकी जो अल्टरनेट रेमेडी है, अगर आप रिट पिटिशन आर्ग्यू करें, वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप शुड प्रिपेयर फॉर दैट। जी, ठीक। सो अगर आप अदालत में बैठ के गौर से सुनेंगे तो आपको आइडिया होता है। अच्छा, ये भी थोड़ा बताइएगा कि हम अक्सर ये देखते हैं कि, बल्कि अभी तो कोई थोड़ा तब्दीली आई मुझ में भी, लेकिन हम अपना केस करते हैं, हम आ जाते हैं, तो या फिर जो पहले है तो उस पर भी कोशिश करते हैं कि टाइम पे जाएं। तो ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने केस के अलावा भी कोर्ट को ऑब्जर्व करें। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस वजह से जो सबसे आई थिंक फ़ायदेमंद चीज़ जो मैंने शुरू के सालों में की थी, वो ये थी कि जब अदालत शुरू हो तो आपको कोर्ट में मौजूद होना चाहिए। ठीक। और आज भी मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं किसी अदालत में, कोर्ट में पहली दफ़ा पेश हो रहा हूँ, शहर से बाहर किसी हाई कोर्ट में, और मैं उन जज साहब के सामने पहले नहीं पेश हुआ, तो मैं अदालत शुरू होने पे वहाँ पे मौजूद हूँ। ठीक। चाहे मेरा केस रेगुलर लिस्ट में 11 बजे कॉल हो। ओके। बिकॉज आपको जज साहब का मिजाज समझ आता है, आपको समझ आता है इस अदालत में चीज़ें किस स्पीड पे चलती हैं। ओके। क्या कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, कौन सी बात उनको नागवार गुजरती है, सो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कंटिन्यूसली लेकिन बस एक चीज़ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको उस दिन के मिजाज को भी समझना है जी, कि उस दिन जज साहब किस मिजाज के अंदर हैं। वैसे तो ओवरऑल शायद आप उनको जानते हो, पहले आपने कई दफ़ा बैठे हैं, लेकिन आपके कहने का मकसद ये है कि उस दिन जज साहब किस टेम्पो में हैं, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस एरिया के अंदर ज़्यादा फोकस करें, वो भी हेल्पफुल हो सकता है। जी जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा। और इस पर तो बल्कि इंग्लिस्तान में कुछ साल पहले रिसर्च भी हुई थी कि इंग्लिस्तान के हाई कोर्ट्स में ये स्टेटिस्टिक आए थे कि, और बाद में आई थिंक हिंदुस्तान में भी ये रिसर्च हुई थी कि जजेस जो हैं वो ब्रेकफास्ट से लेके लंच के बीच में ज़्यादा रिलीफ दे रहे थे कुछ जजेस,
और लंच के बाद उनका रिलीफ देने का जो ट्रेंड था वो नीचे जा रहा था। ऑलराइट, ठीक है, सो ये अब ज़रूर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जजेस कोई बायस्ड हैं या वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, बट ये इंसानी फितरत है कि अच्छा हो सकता है कुछ जजेस थक रहे हों, हो सकता है कुछ जजेस उतनी डिटेल में चीज़ में ना जाना चाह रहे हों, आपको अपने शायद इंटरिम रिलीफ के आर्ग्यूमेंट थोड़े छोटे करने चाहिए, सो ये सारी अगर आप पढ़ते रहेंगे इन चीज़ों के बारे में तो आप सीखेंगे, और हमेशा बंदे को सीखते रहना चाहिए। एडवोकेसी के बारे में एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि चूँकि ये एक हुनर है, सो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में इसको देखें। ठीक। एक चीज़ जो मैंने शुरू में काफ़ी की थी वो ये कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जो ओरल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसकी ऑडियोज़ उनके वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, राइट बैक अप टिल 1950s आई थिंक। ठीक। सो आप जो बड़े बड़े केसेस हुए हैं उनके ऑडियोज़ आप आज भी सुन सकते हैं। ऑलराइट। सो वो भी मैंने काफ़ी किया था कि जब मैं मुझे लगता था कि ये काम मुझसे नहीं होगा, शायद मैं कभी भी अच्छी बहस ना कर सकूं। सो मैं 3-4 केसेस आइडेंटिफाई करके हफ्ते में उसके ओरल आर्ग्यूमेंट सुनता था कि वकील ने शुरू किस तरह किया, उसने 10-15 मिनट बाद उसका फ़्लो क्या था और एंड किस तरह किया। और एडवोकेसी में ये बात मैंने आपसे पहले भी की है कि कई दफ़ा नौजवान वकला को अगर वो किसी सीनियर को आर्ग्यू करते देखते हैं तो उनको ये लगता है कि ये चीज़ आसानी से हो गई या ऐसे ही मिल गया। ऐसा नहीं है। जिस शख्स का 15-20 साल का तजर्बा है या उससे भी ज़्यादा, वो कोई भी चीज़ अदालत में रैंडमली नहीं कर रहा। ओके। उसने 10-15 साल रोज़ इस चीज़ के बारे में सोचा हुआ है कि ये चीज़ काम करती है, ये चीज़ काम नहीं करती, और इस चीज़ को करने का सही तरीका है, ये गलत तरीका है। और जब भी आप रोस्ट्रम पे जाएं, चाहे आपका अदालत में पहला हफ्ता हो या आपका 10वां साल हो, पहले 60 सेकंड आपने हमेशा पिछली रात प्रिपेयर किए होने चाहिए कि मैंने स्टार्ट इस तरह करना है। ठीक। 60 सेकंड के बाद हो सकता है आपको टोक दिया जाए, हो सकता है 30 सेकंड के बाद रोक दें, बट हमेशा कोशिश ये करें कि शुरुआत आप करें और कोशिश करें कि आप एक अच्छे तरीके से जज साहब को रास्ता दिखाएं कि मैं इस वजह से आपके पास आया हूँ, ये जो फाइल आपके पास है, उनके पास 200 फाइलें और भी पड़ी हैं, तो वो आपको क्यों ज़्यादा वक्त दें या क्यों वो रिलीफ दें। सो ये जो फाइल आपके पास है उसमें ये पटिशनर है, ये मसला वो आपके पास लेके आया है, ये इंस्ट्रूमेंट उसने चैलेंज किया हुआ है, और ये रिलीफ मैं आपसे मांग रहा हूँ फलां सेक्शन के तहत। अगर आप 30 से 60 सेकंड में उनको ये बता देंगे तो उनकी ज़िंदगी कदरे आसान हो जाएगी। ये बिल्कुल ना करें कि जाके कहें कि सर सफ़ा 65 पे आ जाएं और फाइल रख के खड़े हो जाएं। जी ठीक। बिकॉज अगर वो 50वें सफ़े पे एक और डॉक्यूमेंट उन्होंने अंदर फाइल पड़ी हुई और वो आपको सब उसके बारे में सवाल पूछेंगे तो बहस आपके हाथ से निकल जाएगी। बहस को अपने हाथ में रखना, आपने कोशिश आपने यही करनी है, बिकॉज आप किसी शख्स से कुछ मांग रहे हैं जो उसकी ताकत में है, आपको दे या ना दे। ठीक। सो आपको वो तमाम चीज़ें करनी चाहिए जो आप कर सकें अपने क्लाइंट के लिए। ठीक। सो मैंने जब भी अदालत में पेश होना होता है, मैं शीशे के सामने खड़े होके पहले 2-3 मिनट ज़रूर रिहर्स करता हूँ कि जब मैंने सुबह बहस शुरू करनी है, चाहे वो अर्जेंट है या एक रेगुलर केस है, तो मैंने पहले मिनट में बात क्या करनी। ओके, आज भी आप प्रैक्टिस करते हैं? जी, ये मैं हमेशा करता हूँ। अच्छा वकास, इसके अलावा जो आपने कोर्ट के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने की बात की, फिर आर्ग्यूमेंट को प्रैक्टिस करने की बात की, इसके अलावा हमें क्या पंक्चुअलिटी, ड्रेसिंग, ओवरऑल अपनी अपीयरेंस या अपनी जो इम्प्रेशन है उस पर भी काम करना चाहिए? क्योंकि ऑनरेबल जजेस उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं कि ये किस तरह के जो लॉयर हैं या क्या, जाहिर है आपने कहा ह्यूमन बीइंग है, तो वो भी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं ऑनरेबल जज को। जी, बहुत ज़्यादा। आई मीन एटलीस्ट हमें तो यही लगता है कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। सो आपकी टाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके कोट का रंग काला होना चाहिए, डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ आपकी कलाई पे या इधर उधर नहीं होनी चाहिए जिसके बारे में कोई ऑफ द हैंड कमेंट आ सके, क्योंकि हो सकता है जज साहब ने वो लाइटर वेन कह दें, बट आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप 200 लोग कमरे में पीछे बैठे हैं और आपको जज साहब एक इन द लाइटर वेन शुरू में कमेंट कर देते हैं कि आपकी टाई सीधी नहीं है, अच्छा बताएं क्या मामला है। ठीक। तो हो सकता है कि आप इतने नर्वस हो जाएं कि अच्छा हर कोई समझ रहा है कि मुझे टाई बांधनी भी नहीं आती। आपके 15 सेकंड उसी नर्वसनेस से रिकवर करने में निकल जाएंगे। सो ख्याल रखें कि आपके कपड़े साफ़ हों, आपने टाई सही तरह बांधी हो, बाल छाल कटे हुए हों, शेव की हो,
सो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। टाइमिंग, वक्त की हाँ, पाबंदी वक्त बहुत आपके साथ भी ज़रूरी एक है, जी। वाकया है, मैं चाहूँगा आप सुनाएं वो। जी, सो मेरे साथ वक्त की पाबंदी में ये हुआ था कि एक जज साहब जो बहुत, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ और हम सारे जजेस की इज़्ज़त करते हैं, बट उन्होंने मुझे एक केस में काफ़ी इंडल्जेंस दी थी, उन्होंने काफ़ी लंबी बहस सुनी भी थी, और वो पार्ट हर्ड मैटर था, उसमें कुछ बहस हुई थी, और उन्होंने मुझे कोई आई थिंक 3-4 दिन के बाद कहा कि मैं आपको इस केस में इस वक्त दोबारा सुनूंगा। ऑलराइट। उससे पिछले दिन मैं शहर से बाहर गया, मुल्तान बेंच में एक केस था, वहाँ पे एक बेल था, वो मैंने आर्ग्यू किया, वो हो गया। सो मैं बहुत खुश था। रात को मैं देर से घर आया। सुबह उठ के मुझे अभी भी याद है कि मैंने घड़ी देखी और मैंने कहा कि अच्छा मैं अभी निकल जाऊँ तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा, बट मैं 2 दिन से अपने बेटे के साथ मैंने कोई ख़ास वक्त नहीं गुजारा था, तो मैं 5 मिनट उसके साथ एक्स्ट्रा बाहर लॉन में खेलने लग गया। उसके बाद जब मैं निकला तो माल रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा था, मैं 2 मिनट लेट पहुंचा कोर्ट में, ऑलराइट, जो डेजिग्नेटेड टाइम था कि 10:15 बहस है, और मैं 10:17 पे पहुंचा। एंड इट वाज रिटन इन द ऑर्डर। जी, उन्होंने ये लिखा था कि 10:15 बजे जो है Alright. मैं सुनूंगा। ऑर्डर में नहीं था, बट उन्होंने कहा था कि मैं 10:15 बजे सुनूंगा, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा तो बाकी वकील जो है वहाँ से निकल रहे थे, Alright. और उन्होंने कहा कि केस ख़त्म हो गया। एंड मेरा बिल्कुल दिल बैठ गया, और वो होता है कि ज़मीन थोड़ी चकरा रही होती है आपके सामने कि ये अब क्या होगा। तो मैंने जाके रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी वेट करें, मैं देखता हूँ। और आई थिंक मैं कोई 1 घंटा उस अदालत में खड़ा रहूँगा। तो बाद में उन्होंने कहा कि सॉरी, टाइम ख़त्म हो गया है, तो बस जो कह दिया था वो उसी की बेस पे होगा, रिकॉर्ड देख के मैं फ़ैसला कर दूँ। ऑलराइट, ऑलराइट। और अब इसमें ये वो बात भी आ जाती है जिसका आपने पहले तज़किरा किया था कि लेवल हेडेड किस तरह रहना है। ठीक, ठीक। पिछले दिन मैंने एक मुश्किल केस जीता था अपने क्लाइंट के लिए, सो मैं आसमानों पे था। ठीक। अगले दिन मैं अपनी गलती की वजह से पटक के मुझे दुनिया ने ज़मीन पे मारा था। सो वो एक आप में मॉडेस्टी आ जाती है, आपको समझ आती है कि ये रोज़ ये चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। ठीक, ठीक। अब मैं क्या ख़ुद को ब्लेम करता हूँ कि मैं 5 मिनट अपने बेटे के साथ मैंने गुजारा है? नहीं, ये उसके बारे में सही सोचने का तरीका नहीं है। तरीका ये है कि मैं वो सारा कुछ वक्त के साथ करता, ठीक, ताकि मैं 5 मिनट पहले वक्त पे निकलता। ठीक। और ठीक है, अगर मैं लेट हुआ तो बिल्कुल जज साहब का इख्तियार था कि वो उस फाइल को और टाइम ना दें। उन्होंने जो भी फ़ैसला किया वो किया, और उसकी अगली रेमेडी अपील थी, और मैंने ये नहीं हुआ कि मेरी वकालत उस चीज़ से ख़त्म हो गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये भी नहीं होता कि वो जज हमेशा याद रखेंगे कि ये 2 मिनट लेट पहुंचा था, मैंने हालांकि कहा था। अगले ही हफ्ते उसी कोर्ट से आपको दोबारा रिलीफ मिलेगा अगर आपका केस मेरिट पे बंदा हुआ। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप सीखते बहुत कुछ हैं लिटिगेशन में, ये जो उतार चढ़ाव है। ठीक, ठीक। इसी तरह एक दफ़ा मुझे याद है, एक डॉक्यूमेंट पे एक मुखालिफ वकील ने हाई कोर्ट के एक जज साहब के सामने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट फेक है। ठीक। और उन्होंने कहा कि ये वकास को पता है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है। ओके। वो एक शख्स का सिग्नेचर था, उन्होंने कहा कि इसको पता है कि ये डॉक्यूमेंट फेक। और वो जज साहब ने, हालांकि वो उस केस में फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ कर रहे थे, बट उन्होंने उसको टोका कि मुझे पता है कि इस साइड से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, सो प्लीज़ ऐसी बात ना करें। ठीक, ठीक। सो अगर आप चाहे जजेस आपके हक़ में फ़ैसला दे रहे हो या ख़िलाफ़ देख रहे हो, आपने हमेशा ही समझना है और ये रियलाइज़ करना है कि वो मेरिट्स पे फ़ैसला कर रहे हैं जिस तरह वो उन मेरिट्स को समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक, ठीक। और अगर आप ये समझेंगे तो आपका उनके साथ बर्ताव भी हमेशा अदब नज़र आएगा आपकी ज़बान में, आपके रख रखाव में, और फिर वो भी आपकी एड पे आएंगे जब आपको ज़रूरत होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो इस चीज़ को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि उनका आपसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी बहस की हो, बट वो एक कानून के नुक्ते को आपसे फ़र्क तरीके से देखते हैं, और हमेशा से उनका नुक्ता नज़र आपसे फ़र्क है और फ़र्क ही रहेगा। बिल्कुल ठीक। और अगर वो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते थे तो ये मत समझें कि इनको मुझसे कोई ज़ाती मसला है या इस तरह की चीज़। जहाँ पे मेरिट की बात होगी वो हमेशा, जिस तरह इन जज साहब ने कहा कि मुझे पता है कि वकास इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा, और स्नब कर दिया दूसरे लॉयर को। नाज़रीन, आपने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है एक वकील के लिए
कि वो पहले केस किस तरह से तैयार करे, उसके बाद जो है उसके अंदर रिसर्च कैसे करें, और फिर आर्गूमेंटेटिव स्किल। ये वकास मीर साहब क्योंकि वो जाने माने लॉयर हैं और इस एरिया के अंदर उनकी बड़ी ग्रिप है। लेकिन वकास, मैं इससे बढ़कर आगे आऊँगा, कौन सा वो पॉइंट था जिसने जो है वो एक कह लें कि आम एक लॉयर जो है उससे फिर वकास मीर को बनाया? क्योंकि हमने देखा कि लोग फिर जानना शुरू हुए कि यार ये बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये कैसा फील होता है कि जब आपको लोग आपकी स्किल की वजह से एडमायर करें और ना किसी और रेफरेंस से, बल्कि इस वजह से कि यार ये वकील जो है ना बोलता बड़ा अच्छा है, इसकी बात करने का स्टाइल बड़ा अच्छा है। और फिर साथ ही साथ कौन कौन सी आपकी जजमेंट है, इस पर रोशनी डालें। देखिए, ये तो आपकी मेहरबानी है, आपने इस तरह इसको फ्रेम किया है। मुझे तो नहीं लगता कि आज भी मैं यानी मेरा तजर्बा आ गया है, बट आई डोंट लुक एट माई सेल्फ एज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। अल्लाह का शुक्र है, यू नो, आई हैव अ गुड रनिंग प्रैक्टिस एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स। बट वो जो उरूज है अभी इस प्रोफेशन में, वो तो इंशाल्लाह आएगा। लेकिन जो सो फार आई मीन देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आई लुक अप टू जो मुझसे बहुत आगे हैं, एंड यू नो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आपको ये अंदाज़ा होता है कि अच्छा, अब मैं थोड़ा सा शायद पहले से बेहतर हो गया हूँ इस चीज़ पे, बिकॉज जजेस शायद एक नुक्ते को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपको आहिस्ता आहिस्ता अगेन इट्स जस्ट प्रैक्टिस, जिस तरह डिबेटिंग है। ठीक अगर आप एडवोकेसी की प्रैक्टिस करते रहेंगे और जितनी ज़्यादा आपको बहस मिले, ये मत सोचें कि ये क्या छोटी सी दरख्वास्त है जो मेरे सीनियर ने मुझे आर्ग्यू करने को कह दिया, उससे और निखार आएगा। सो हाई कोर्ट में आई मीन मुख्तलिफ केसेस के बाद, जिस तरह वो आपने जिक्र किया कि सलमान साहब ने आके बाद में मुझे गले लगाया था, कॉम्पिटिशन कमीशन, जी वो मैं एलडीए का लॉ था, जी कॉम्पिटिशन कमीशन की वायरीज को मैं डिफेंड कर रहा था और सलमान साहब मुखालिफ साइड पे थे। ऑलराइट। तो लेकिन उसके बाद आके उन्होंने मुझे शाबाश दी और गले लगाया, और मंसूर अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी बहुत पजीराई की, वो भी मुखालिफ वकील थे उस केस में। सो अगेन इट्स जस्ट अ प्रोसेस जो आप अपने सीनियर्स को देख के फॉलो कर रहे होते हैं कि अच्छा, ये मैं कोशिश करूं कि मैं जिस तरह ये कर रहे हैं रिसर्च अच्छी की हो, एक आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर हो, मुझे पता हो कि मैंने 10 मिनट बाद इस बहस में क्या चीज़ करनी है, जजमेंट सारी पढ़ी हो। ये ना हो कि अगर जज साहब किसी फैसले का तज़किरा करें तो आप किताबों में ढूंढने लग जाएं। आपको फ़ौरन आपको जजमेंट ऐसे पढ़नी चाहिए जब भी आप पढ़ें कि मैं इस पे क्लास पढ़ा सकता हूँ इसके बाद, कि इसमें ये फैक्ट्स थे, ये आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों तरफ के, वो आपको याद होने चाहिए, और ये फाइंडिंग थी। ठीक। और जो लोग इस फाइंडिंग से एग्री करते हैं वो ये कह सकते हैं, और जो डिसएग्री करते हैं, जो इसको अपील करना चाहेंगे, उनके हक में ये कानूनी आर्ग्यूमेंट है। सो जजमेंट्स को हमेशा इसी तरह पढ़ें कि आपको किसी को पढ़ाना है उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकास, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखना है कि वो डू यू थिंक कि व्हेन यू वर्क सो हार्ड, आपने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत से आपने लगन से काम किया, क्योंकि यंग लॉयर्स हो जो मेजॉरिटी हमें शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं, वो कहते हैं जी नहीं, कामयाबी नहीं हुई, रिलीफ मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप कोई दूसरे हीले बहाने कर रहे हैं। बट डू यू थिंक कि जब आप मेहनत से करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपको बेशुमार जगह पे ऑनरेबल कोर्ट्स ने अमेकस भी अपॉइंट किया। अमेकस नाज़िर जैसे आप जो देख रहे हैं लोग, वो कोर्ट का मावन होते हैं, वो कोर्ट को सपोर्ट करते हैं, कोर्ट को दोनों साइडों के ऊपर जो है वो लॉ बताते हैं। तो हमने देखा कि आपको वो भी बेशुमार केसेस के अंदर अपॉइंट किया गया। तो व्हाट वाज द रीज़न? हमें तो पता है कि आपने माशाल्लाह किस तरह से, थोड़ा उसके मुतालिक बताएं। देखिए, कोशिश ही होनी चाहिए कि आप अपनी जो रिसर्च है उसको हमेशा बेहतर करते रहें। पाकिस्तानी जजमेंट्स एक एरिया पे आपको पढ़नी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास वक्त है तो दूसरी जुरिस्डिक्शंस का, जिनको हम पर्सुएसिव अथॉरिटीज़ कहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है, इंग्लिस्तान है, अमेरिका है, उसकी जजमेंट्स भी पढ़ें। अच्छा। और अगर आप ये चीज़ें बार बार करेंगे तो वो आपके प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगी। और जब आप अदालतों में बार बार फिर ये चीज़ें साइट करेंगे कि हमारा कानून ये है, हिंदुस्तान में ये है, इंग्लिस्तान में ये है, अमेरिका में ये है, तो जजेस इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर जब उनको कंपैरिजन चाहिए होता है कि अच्छा, पाकिस्तान में अगर हमने एक एरिया पे जजमेंट देना है तो हम देखना चाहते हैं कि बाकी जगहों पे क्या कानून है, तो फिर वो उन वकला को अमाइकस अपॉइंट करते हैं जो उनको लगता है कि ये रिसर्च कर सकते हैं। ठीक। सो वो एक बहुत बड़ा एजाज़ है जब भी अमाइकस अपॉइंट किया गया। मैंने देखा कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने भी एक रिसेंटली, मैंने जजमेंट पढ़ी, गालिबन उसके अंदर आपको
आपको अमेकस अपॉइंट किया, तो ये फिर इसके लिए भी आप समझते हैं कि उस नीश पर जाके आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और बार बार स्ट्राइक करने की ज़रूरत है? जी आई मीन हमेशा इसको एजाज़ ही समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक। और दूसरा ये जो मैं उसका जवाब दे दूं, अर्ज़ कर दूं, जो आपने फरमाया कि अगर आप अच्छी बहस करें और हार जाते हैं आप या ऑर्डर नहीं मिलता, तो देखिए वो अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता तब भी आपने अपने पेशे के साथ अगर इंसाफ कर दिया है तो उसका अजर आपको बाद में किसी ना किसी सूरत में ज़रूर मिलेगा। वो जज साहब के जहन में आप रहेंगे कि अच्छा मैंने इसके हक़ में फ़ैसला नहीं किया लेकिन इसने बहस अच्छी की थी। अपोजिंग काउंसिल आपको बाद में आपको याद रखते हैं, किसी और केस में बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ, मैंने किसी के ख़िलाफ़ केस आर्ग्यू किया और 2 महीने बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया हो कि एक और केस है उसमें आप मेरे साथ काम करेंगे। क्लाइंट्स जो हैं मुख्तलिफ बैठे होते हैं अदालत में, वो आपको देखेंगे, वो कहेंगे कि अच्छा केस में शायद ऑर्डर तो इस आज के दिन इसके हक़ में नहीं हुआ लेकिन ठीक है ये जान मारता है। ठीक। सो मुख्तलिफ अगर कोई मुश्किल नुक्ता हो तो इससे मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। सो कोशिश यही होती है कि आप लोगों के जहन में आएँ जब उनके जहन में कोई पेचीदा कानूनी नुक्ता आए, और अगर आप उस लिस्ट में हैं तो फिर आपको रेगुलरली काम भी जनरेट होगा। अपोजिंग आपके जो साथी वकला हैं वो भी आपको केसेस रेफ़र करेंगे, जो सियासतदान हैं वो भी आपका ज़िक्र करेंगे इधर उधर बैठ के, और अदालत में के जो लोग हैं, जो क्लाइंट्स बैठे होते हैं अपने और मुकदमे सुनने, उनके जहन में भी आप रहेंगे। सो बस ये कोशिश है। अच्छा, एक इसमें ज़िमनी क्वेश्चन मैं विकास पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोग जो है जाहिर है हम कम्युनिटी के अंदर प्रेफरेबली हम जो है वो फ़ीस के ऊपर नज़र रखे होते हैं जी कि किसी केस के अंदर जो है फ़ीस कितनी मिलेगी, मेजॉरिटी सारे नहीं, लेकिन वो होना भी चाहिए, वो पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, आप से भी मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि आपको कई जगह पे जो है वो अपने आप को साबित करने के लिए कि यू आर अ गुड लॉयर, यू आर अ गुड रिसर्चर, यू आर अ गुड लिटिगेटर, उसके लिए आपको ये चीज़ें बालाए ताक रखनी चाहिए और वो आपको लेटर ऑन पे कर सकती हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? जी, काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। सो मेरा ख्याल है कि आपको शुरू के 2-3 साल तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको ऐसे केसेस मिलें जिसमें आप आर्ग्यूमेंट में निखार पैदा कर सकें। ठीक। सो अक्सर अगर आप रिसर्च अच्छी करेंगे तो अगर आपको अदालत में 10 मिनट भी मिल जाएं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं वो बात करूं जो कि इस बहस को एक उमूमी सतह से ऊपर लेके चली जाए और जज के जहन में वो सवाल लाए जो कि अभी तक शायद कोई और वकील नहीं ला सका। सो अगर वो चीज़ आप करते रहेंगे तो उसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। और चूँकि ये इसको लीगल प्रैक्टिस एक ख़ास वजह से कहा जा सकता है, शुरू में आप जितना काम अपने हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे उसका फ़ायदा होगा। और अब जो मेरे जूनियर्स भी हैं, मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अगर किसी को बहस का शौक़ है तो मैं उसको मौका दूँ, और उनको हमें ये कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि आप करें बहस इस नुक्ते पे। अगर ऑर्डर ख़िलाफ़ भी आ गया तो अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये सारा कुछ कानून में किसी वजह से लिखा हुआ है, ये कोई हरफ़े आखिर तो नहीं है, तो उसके बाद ये चीज़ें संभाली जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में ख़ुद कोशिश करें कि आप यू आर्ग्यू एट अ हाई लेवल, और बाद में जब आप ज़रा सीनियर हो जाएं तो आप रियलाइज़ करें कि आपकी बहस अब अच्छी शायद इस वजह से होती है क्योंकि आपको प्रैक्टिस का मौका मिला था। तो जूनियर्स को ज़रूर मौका दें कि वो कुछ एप्लीकेशंस और मोशंस आर्ग्यू करें ताकि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, और उनके अंदर ये डर ना हो कि अगर ये ऑर्डर ख़िलाफ़ हो गया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। उसको संभालने के बहुत से तरीके हैं जो कि सीनियर सुपरवाइज़ करके मैनेज कर सकते हैं। अच्छा वकास, ये बताएं कि हमने देखा कि आपने जो है वो डिफरेंट फर्म्स में भी काम किया। पहले आप तैयबन रिजवी गालबन जो है उसमें मोहसिन तैयबन, और उसके बाद फिर आपने इसके अलावा भी फिर नेक्स्ट एक्सिस के अंदर जो है वो जो मेरी बड़ी पसंदीदा लॉ फॉर्म है वो लाहौर के अंदर, कराची में कुछ है, लेकिन लाहौर के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है लॉ फॉर्म का वो शायद एक्सिस से ज़्यादा कोई नहीं निभा रहा। उसमें भी थोड़ा जूनियर्स को बताएं कि क्या वो क्रेडेंशियल्स हैं या क्या वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक लॉ फर्म के अंदर होना चाहिए। क्या लोगों को हम ख्याल होना चाहिए, क्या इक्वली हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बर्दाश्त ज़्यादा होनी चाहिए,
क्या होना चाहिए, क्योंकि लाहौर में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं पनप सका। कुछ फर्म्स बनी, कुछ देर चली, लेकिन माशाल्लाह एक्सिस ने एक नाम पैदा किया मार्केट के अंदर, ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर भी। जब आप लोग केसेस जीतते हैं, जैसे समीर और शहाब जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में करके आए, फिर आपने पॉलिटिकल केसेस बेशुमार जो विन किए, तो लोग पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये वकास मीर साहब कहाँ पे होते हैं, तो फिर एक्सिस का नाम आता है। तो क्या है वो अच्छा है काम करना इकट्ठा, क्योंकि लोगों का ये रहता है कि भाई थोड़ी देर चले तो उसके बाद फिर वो मसाइल शुरू हो गए और फर्म जो है वो उस तरह से वाइंडिंग अप की तरफ चली गई या डिसॉल्व हो गई। क्या वो एक गिदर सिंघी है जो एक्सिस को माशाल्लाह कामयाब बनाए हुए? देखिए माशाल्लाह भी कहते हैं साथ को, हाँ यानी नज़र ना लगे। मैंने माशाल्लाह हाँ देखिए इसके कोई आई डोंट थिंक एक सीक्रेट है। सो अच्छा जो मैं कहूँगा शायद मेरे एसोसिएट्स या जूनियर्स उससे एग्री ना करें कि नहीं, आप अपनी बात करें। हाँ सो मैं अपनी बात ये करता हूँ, वकास और अली से और तारिक से बाद में पूछते हैं। हाँ सो एक्सेस देखिए शुरू तो अली ज़ाहिद रहीम और तारिक हसन ने किया था, बाद में शहाब कुतुब आए और फिर आमिना और समीर आए और फिर मैं लास्ट इन जो अभी सीनियर पार्टनर्स हैं या जो इक्विटी पार्टनर्स जिनको हम गए उनमें मैं था 2019 में, 16 में सॉरी। सो आई थिंक ज़रूरी ये है कि ऑब्वियसली आपको हम ख्याल होना चाहिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, ठीक। और वो ये कि अच्छा आप किस लेवल का काम करना चाहते हैं, इंटेग्रिटी पे लोगों को एग्री करना चाहिए, प्रोसेसेस पे एग्री करना चाहिए, आप फर्म का एम क्या है रिकग्निशन का, उन चीज़ों में मोर और लेस आपको एग्री करना चाहिए। ठीक। और ये चीज़ों पे अगर आप एग्री कर जाएं तो बाकी चीज़ें आप तय कर ही लेते हैं। ठीक। ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि हर लॉ फर्म में लोग हर वक्त एक दूसरे के साथ हर चीज़ पे इत्तेफाक कर रहे होते हैं। अगर 5, 6 या 7 वकील किसी भी नुक्ते पे बहस करेंगे एक कमरे में बैठ के तो वो एग्री नहीं करेंगे। तो यही वजह शायद फर्म्स नहीं चलती। तो नहीं देखिए, लेकिन फिर उसका तरीका होता है कि अच्छा अगेन लाइक आई सेड कि अब वो ज़रूरी है कि आप कितना पुश करते हैं और फिर आप दूसरों को कितना ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा ये बात मैंने की है तो अब मैं इंतज़ार कर सकता हूँ कि ये इसका जवाब मुझे दे देंगे। हफ्ता ले लें, 2 हफ्ता ले लें, 3 हफ्ते ले लें। सो यू नो रेवेन्यू शेयरिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर हर जगह पे दुनिया में हमेशा कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। ठीक। और हमारी फर्म में भी चलती है। ठीक। और उसके ऊपर इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जिस तरह तारिक हसन जो हमारे पार्टनर और दोस्त हैं कि आप जो एनर्जी है, जो आपकी सबसे ज़्यादा सकत है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड हो, ना कि अंदर की तरफ ये हो कि आपका हर वक्त मूड ख़राब हो रहा है और नेगेटिव एनर्जी फर्म के अंदर चल रही है। सो बिल्कुल एक दूसरे से आप बहस मुबासा इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन उसको हर मसले को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि यार इस चीज़ में मेरे ख्याल में ये चीज़ बेहतर है। और इवेंचुअली जब आप सारे बैठेंगे तो उसका हल निकल आएगा, एज लॉन्ग एज आप सारे चाहते हो कि हमने इस चीज़ को रिजॉल्व करके आगे चलना है। ठीक। बट यस बहुत सी फर्म्स में ये कल्चर नहीं है। हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जैसे अभी माशाल्लाह आपके पास मैं देख रहा था कि लम्ब से एक बल्क आता है UCL से, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो एक्सेस के अंदर अप्लाई करें और उसके अंदर फिर आप उनको चलाएं। तो ये आप समझते हैं कि जो लॉ फर्म का कल्चर है वो लाहौर के अंदर या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ट्रेनिंग है क्लासरूम के अंदर इकट्ठे बैठने की, इकट्ठे चलने की, लेकिन वो जो आगे आता है तो वो कहता है जी नहीं सोलो, और सोलो के अंदर आपको पता है फिर अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रही है आपके जुडिशल सिस्टम को। एक लॉयर बीमार है तो पीछे कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। लॉ फॉर्म में ऐसे नहीं है, अगर वकास नहीं आ सके, शहाब आ जाएंगे, समीर आ जाएंगे, अली आ जाएंगे, तारिक आ जाएंगे, आमना आ जाएंगे, तो वो आपका एक है। तो आप समझते हैं कि इस सूरत के अंदर भी जो है वो लॉ फॉर्म्स के कल्चर को परवान चढ़ना चाहिए? देखिए ये फ़ायदा तो बहुत है कि आप 1 मैन आर्मी नहीं होते। जिस तरह आई थिंक जिन लोगों ने इसके बारे में तहकीक की है, सब कॉन्टिनेंट में एक सिमिलर ही रही है डेवलपमेंट टिल वेरी रिसेंटली।
सो एक ग्रैंड एडवोकेट मॉडल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी, कि एक वकील का दफ्तर होगा और वो 6, 7, 10, 12 बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट में होगा तो 15-20 जूनियर्स रखेगा और सारे काम का इन्हिसार उसी पे होगा, सारे बड़े केसेस में वही पेश होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अब जो अगली पौध आई थी उन्होंने रियलाइज़ किया कि अच्छा मैंने और भी ज़िंदगी में मेरे कुछ शौक़ हैं, मैंने छुट्टी भी जाना है और भी मसाइल हो जाते हैं, तो अगर हम 4-5 लोग अवेलेबल हों तो शायद ये स्ट्रक्चर बेहतर है। लेकिन इसका ये फ़ायदा तो है, लेकिन चूँकि पार्टनरशिप एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्म ऑफ बिज़नेस एंटिटी है, it is determined to some extent by the market that you operate in. ठीक है, every business organization or forms of business entities are determined at least in part by the market in which you operate. So मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक को पार्टनरशिप बनानी चाहिए, लेकिन आपको कोई ना कोई अलायंस या सिस्टम ऐसे रखना चाहिए कि सारे काम का इन्हिसार आपके ऊपर ना हो। ये ऐन मुमकिन है कि अगर आपकी क्लाइंटेल अगर बहुत ज़्यादा नहीं है और आप 4 लोग मिल के एक जगह बैठ जाएंगे तो हो सकता है इतने पैसे ही ना आ रहे हों, अगर आप इक्वल शेयरिंग रख रहे हैं कि 4 लोग जो हैं वो 2 लोग बाकियों को एसेंशली सस्टेन कर रहे हैं। ठीक। सो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फर्म बनाए, बट येस आई थिंक वंस ईच वन ऑफ यू इज़ कॉन्फिडेंट कि मैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ काम जनरेट कर सकता हूँ और मैं उसको सस्टेन कर सकता हूँ, तो फिर आपको ज़रूर ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनके साथ मिल के आप एक अरेंजमेंट तय कर सकें, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ़र्क हो सकते हैं हर पार्टनरशिप फर्म के। लेकिन इसमें फ़ायदा ज़रूर है कि आप का सारा काम का इन्हिसार आपके ऊपर नहीं है, आपके जूनियर्स वेल ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और आपके पार्टनर्स अवेलेबल हैं अगर किसी वजह से आप दस्तयाब नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लिटिगेशन से इतनी मोहब्बत क्यों? हमने सुना मत के ये र्यूमर तो नहीं, एक खबर थी कि आपको ऑनरेबल जज बनने की भी ऑफ़र की गई। अभी रिसेंटली जो नाम गए उसके अंदर हमारे शहाब साहब का भी गया, सैयद शहाब कुतर साहब का भी, इसके अलावा भी कुछ दोस्त थे, कुछ लोग तो माशाल्लाह हो भी गए। आपको भी ऑफ़र थी और हमें पता है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सदाकत नहीं थी, सदाकत थी। आपने ट्राई नहीं की, आपका दिल नहीं था, या आपको लगा कि अभी राइट मूवमेंट नहीं है? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता कि लेकिन ऑफर तो थी आपको, ये तो सच चले वो अब छोड़ दें, आई मीन। लेकिन मुझे ये है कि लिटिगेशन से मोहब्बत इस वजह से कि दैट्स ऑल आई वांटेड टू डू व्हेन आई बिकेम अ लॉयर। लाइक मुझे मज़ा आता है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे काम का एटलीस्ट 30% जो है वो एडवाइजरी काम है, ओपिनियन वर्क और ट्रांजैक्शनल वर्क, एंड बट आई वॉन्ट टू मेक माई मार्क एज अ कोर्ट रूम लॉयर। ठीक। और जितना भी मेरे पास वक्त है तो मैं करना यही चाहता हूँ। और ये जो हाई कोर्ट जजशिप है, इट वुड बी अ ह्यूज ऑनर फॉर एनीबडी। ठीक। मुझे सिर्फ ये डर लगता है दैट आई वुडंट बी एनी गुड एट इट, सो मैंने कभी नहीं वो तो जाहिर है आपका एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप ये नहीं सोचते कि जिस तरह माशाल्लाह आपने एक्सेल किया और चीज़ें लर्न की, यू आर हम्बल इनफ कि आप उसको उस तरह से नहीं, लेकिन जाहिर है लोग उससे सीखते हैं, जानते हैं, एडमायर भी करते हैं, तो आपका कभी एडवोकेट जनरल या इस तरह की पोस्ट की तरफ भी रुझान नहीं रहा? क्योंकि वो तो लिटिगेशन के करीब है। देखिए, ये चीज़ें तो अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं, वो जो सीनियर्स रहे हैं इन पोजीशंस पे, उनसे मैंने यही सीखा है कि आपको कभी ज़िंदगी का मकसद नहीं ये बनाना चाहिए कि यार वो ओहदा मुझे मिल जाए या वो मिल जाए तो ठीक है जी, वो अल्लाह की देन है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। जो आपके लिखा हुआ है कि ये इज़्ज़त आपको मिलनी है, वो जो मर्ज़ी कोई कोशिश कर ले वो उसको रोक नहीं सकते। सो और जो नहीं है वो आप चाहे 100 दिन दफ्तरों के बाहर खड़े रहें कि मुझ पे भी मेहरबानी कर दें, वो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने देखा कि वकास मीर ने आगाज़ से अब तक जो है कितनी स्ट्रगल की, कितनी जगह पर जो है हमने उनका जो एक एक्शन देखा, एक रिएक्शन देखा, वो बतौर फाइटर देखा। वो जो है वो टेनिस खेलना हो, वो डिबेट्स के अंदर एक्सेल करना हो, वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का हसूल हो, वो कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट्स करने हो, वो जो है वो हार्वर्ड के अंदर जाकर अपना LLM कंप्लीट करना हो, सारी चीज़ों के अंदर आपको एक स्ट्रगल नज़र आएगी, एक मेहनत नज़र आएगी और एक दयानतदारी नज़र आएगी।
ये आप भी हासिल कर सकते हैं बतौर जूनियर लॉयर या बतौर न्यू एंट्रेंट। सिर्फ बात कन्विक्शन की है, अपने ज़हन के अंदर अपने मकसद को पुख्ता रखने की है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट वकालत के अंदर नहीं है। नए एपिसोड और नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।